हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहित सागर और मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मोहित सागर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। तो आपने क्या कभी सोचा है कि मुगलों से पहले या फिर जब अंग्रेजी शासन था उनसे पहले और जो बड़े बड़े शासन हुए भारत के अंदर, जैसे कि अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे भी पहले क्या इस देश में कोई ऐसे शासक थे या फिर कोई ऐसी सभ्यता थी जहां पर लोग रहा करते थे? और आपने कभी सोचा है कि क्या जो व्यवस्था अब है, नालियों की, घर में रहने की, चबूतरे बनाने की, चबूतरों के ऊपर घर मकान बनाने की, वो सब व्यवस्था पहले भी कहीं थी या किसी सभ्यता में थी? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको पसंद लगे वीडियो तो इसको लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के साथ। जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आधिपत्य जमा लिया था, जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, तब उस दौरान एक कलिंगम नामक एक मार्शल हुआ करते थे, जिन्होंने समय पहले हड़प्पा को खोजने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया। दोस्तों, मैंने बोला थोड़ा सा, थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। उनकी इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी कि वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्यादा अच्छे से समझे। वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चीनी यात्रियों द्वारा, जो चीनी यात्री आए थे अपने वृत्तांत लेके, उनको थोड़ा पढ़ा उन्होंने, और जो बौद्ध ग्रंथ थे उनके अंदर पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और फिर वो रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन दोस्तों, जब अंग्रेजी शासन अपने मध्यकाल में चल रहा था भारत के अंदर, तब 1921 और 1922 में दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज दोबारा की। और वो कैसे की, वो भी आपको ये समझने के लिए एक रोचक बात है। वो किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा नामक जगह पर कोई सभ्यता थी या नहीं थी। तो समय पहले जब ब्रिटिश शासन कराची से लाहौर तक और भारत को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछा रहा था, तब जो ईंटें, जो जमीन खोदी जा रही थी रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो वहां पर जो ईंटें मिली थी खोदने के दौरान जमीन को, तो वो ईंटों को ही रेल की पटरियों के रूप में बिछाया जा रहा था और रेल की पटरियां बनाई जा रही थी उन्हीं ईंटों के द्वारा। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि आखिरकार इतनी नीचे ईंटें कैसे मिल सकती है, कि इतनी नीचे ईंटें मिली और वो भी एक ही आकार की और एक डायमेंशन की, जो कि एकदम एक ऐसी गणितज्ञ व्यवस्था को दर्शाती है कि एक जो किसी ने, जैसे कि इसको किसी गणितज्ञ ने या फिर किसी आर्किटेक्टर ने ऐसे बनाया है इसे कि एक समान अनुपात से और समान चौड़ाई से, समान लंबाई से ही इस ईंटों को बनाया। तो उन्होंने देखा, जब खुदाई और हो रही थी तो उनको बहुत सारे जीवाश्म मिले हड़प्पा सभ्यता से, जैसे मृत भांड हो गए और आभूषण हो गए और मनके हो गए, ईंटें हो गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे के पूरे दुर्ग जितने, मतलब कि एक एकदम पूरे पूरे इलाके भी मिले हैं खुदाई के दौरान हड़प्पा के। और अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर नगरीकरण इतनी अच्छे से व्यवस्थित था कि आज हम उसके उदाहरण दे सकते हैं। आज उसका उदाहरण हमने अपने वर्तमान जीवन में भी देख रहे हैं। जैसे कि आपने कभी गौर किया है कि हमने जो आपके घर से नालियां जा रही हैं या फिर जो नाले हैं वो एकदम 90 डिग्री पे कटे हुए हैं और हर एक नाली हर एक घर के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी व्यवस्था दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, प्राचीन काल के अंदर हड़प्पा सभ्यता में भी थी ये पूरी व्यवस्था दोस्तों। हाँ, ये व्यवस्था हड़प्पा कालीन सभ्यता में थी। वहां पर जो लोग रहा करते थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी पूरी हड़प्पा में कि वो बहुत अच्छे से रहा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम समय पहले कृषि के ऊपर नजर डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस प्रकार से हुआ करती थी, तो खुदाई के दौरान हमें मोहरें वहां से मिली है, वो हमारे पुरातत्वविदों को मोहरें मिली है। उन मोहरों से पता चलता है कि एक मोहर पे दो बैलों की जोड़ी और एक पीछे हल जैसा कुछ लगा हुआ था, एक ऐसी मोहर मिली है, जिससे कि पता चलता है कि वहां पर लोग बैलों के द्वारा खेत की जुताई किया करते थे और खेती भी किया करते थे। लोथल, धोलावीरा, चोंदड़ो, गुजरात, राजस्थान और अफगानिस्तान,
जम्मू कश्मीर इन जैसे इलाकों से गेहूं, जौ, बाजरा, चावल के दाने भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी किया करते थे। हाँ, कुछ लोग शिकार भी किया करते थे और कुछ लोग जानवरों को पाला भी करते थे, जैसे कि भैंस को पाला करते थे और सांड को पाला किया करते थे वो, और हिरण भी हुआ करता था और हिरण हिरण को भी पाला किया करते थे, और ऐसे ऐसे कई प्रकार के जानवरों को वहां पर पाला जाता था और कई जानवरों का शिकार भी किया जाता था और वहां पे मछलियों को भी खाया जाता था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस तरीके से हुआ करता था। तो दोस्तों, व्यापार, हम नजर डालते हैं व्यापार किस तरीके से हुआ करता था। जो व्यापार हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का, वहां पर एक शिल्प उत्पादन केंद्र था। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भारत के सबसे महत्वपूर्ण दो शहर दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली भारत की राजधानी है और मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि आर्थिक राजधानी है। उसी प्रकार दोस्तों, हूबहू इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी दो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। पहला नगर था हड़प्पा, दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर इतना अच्छा शहरीकरण था, इतना अच्छा शहरीकरण था। वहां पर दो प्रकार के टिले थे, एक तो दुर्ग और एक निचला। दुर्ग के अंदर छोटे छोटे कस्बे थे, छोटी बस्तियां थी दुर्ग के अंदर जहां पर, और निचले के अंदर काफी बड़े पैमाने पर बस्तियां थी और दोनों ही बस्तियों को दीवार से घेरा हुआ था। और वहां पर जो माना जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि जो दुर्ग हुआ करता था वहां पर रॉयल फैमिली, यानी कि जो शाही परिवार थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, वो वहां पर रहा करते थे। लेकिन जो निचला शहर था वहां पर जो लोग किसान से जुड़े हुए थे या जो लोग आम जिंदगी व्यतीत करते थे, वहां पर वो लोग रहा करते थे। अब दूसरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी नगरीकरण था, वहां पर हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में हर एक घर को नाली से जोड़ा गया था। हर एक घर के अंदर लगभग कुएं भी थे ताकि पानी भी लिया जा सके, और थोड़ा गलियों से बाहर निकलकर एक बड़े पैमाने पर भी नाला हुआ करता था जहां पे सभी नालियों का पानी जाया करता था। और जिस पद्धति में उन्होंने ये नालियां व्यवस्थित की हुई थी और जिस पद्धति में उन्होंने वहां पर घर बनाए हुए थे, गलियां बनाई हुई थी, उस पद्धति को इतिहासकारों ने ग्रिड पद्धति का नाम दिया है। ग्रिड पद्धति, हाँ दोस्तों, ग्रिड पद्धति, जो कि ग्रिड पद्धति का मतलब है कि जहां पर जो वो नालियां थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटा करती थी। अब दूसरी बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग खुद ही अपने सामानों का इस्तेमाल करते थे या फिर किसी और सभ्यता के अंदर भी जाकर वहां पर बेचा करते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर भी व्यापार किया करते थे। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो ओमान से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बने हुए मृतभांड और कुछ ऐसे आभूषण मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में बने हैं। दूसरी तरफ जो ओमान की सभ्यता है, वहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के मिले हुए कुछ आभूषण हैं और कुछ और औजार मिले हैं वहां पर, जो कि हड़प्पा सभ्यता में बने हुए थे। तो इससे पता, और हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भी ओमान से तांबा जैसी धातुएं आयात किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके भी बनाया करते थे, ईंटों का निर्माण भी किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। अब पूछेंगे आप कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है भाई इसे? आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोग एक व्यवस्थित शहरीकरण से व्यवस्थित लोग अच्छे से रहा करते थे और एकदम मॉडर्नाइज, जिसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं, उस तरीके से वहां लोग रहा करते थे। अब दोस्तों, हम नजर डालते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर। क्या वहां पर लोग पढ़े लिखे थे? तो दोस्तों, आपको बता दूं, वहां से जो लिपि प्राप्त हुई है हमारे पुरातत्वविदों को, हमारे इतिहासकारों को, वहां पर जो लिपि प्राप्त हुई है वो एकदम बहुत जटिल लिपि प्राप्त हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसके अंदर 375 से लेकर 400 तक चिन्ह है, जो कि हमारे पुरातत्वविदों या इतिहासकारों द्वारा अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसलिए इसे रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है, जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। और दूसरी तरफ हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर अब यह नजर डालेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण था,
क्या हड़प्पा सभ्यता क्यों नष्ट हो गई? क्या हड़प्पा सभ्यता कई कारणों से नष्ट हुई है या फिर हड़प्पा सभ्यता बनी रही थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न विभिन्न मत है हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर। तो हड़प्पा, कोई इतिहासकार कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत सिंधु नदी पे बने बांध के टूटने के कारण हुआ था, जिससे कि वहां पर बाढ़ आ गई। कुछ लोग यह कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वहां पर सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, वनों की कटाई हो गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दूसरी आर्य जाति द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण कर दिया गया था, जिससे कि पूरी सभ्यता का विनाश कर दिया गया था। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं और चले गए, कहीं और जाके बस गए। तो ये सब इसके ऊपर अभी तक मिथ्या बना हुआ है, एक परफेक्ट कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ है। दूसरी तरफ हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह बताएंगे कि भारत की सबसे प्राचीन धरोहर है। हड़प्पा सभ्यता अब ये कहां तक फैली हुई है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, लाहौर और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो समय पहले आपके फोन पर आए। तो दोस्तों धन्यवाद।